आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। 6 फरवरी को सबसे पहले हिंदी का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपको क्या है कंप्लीट कराते जा रहे हैं। मैं सीधे टॉपिक के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जैसे भी हम क्या है काव्यबोध पढ़ चुके हैं, काव्यबोध के जितने आपके टॉपिक आते हैं कंप्लीट हमने काव्यबोध के टॉपिक पढ़ा दिए होंगे। तो अब क्या है जब हमने क्या है कंप्लीट काव्यबोध के टॉपिक पढ़ लिए हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ओके, इसलिए मैं आपसे 100% कह देता हूँ, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो चाहे क्वेश्चन आंसर। ओके, तो अब हमने क्या है मैंने आपको 2 पार्ट में काव्यबोध के सभी टॉपिक कवर करा दिए, वीडियो जाकर आप देख लीजिए। ओके, अब हमें स्टार्ट करेंगे भाषा बोध। ओके, भाषा बोध से हम देख लेते हैं। तो भाषा बोध में मैंने लिख लिया, नोट कर लेता हूं पहले ही कि हमें आखिरकार पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है। जब हमें ये क्लियर होगा कि पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है तो हम आसानी से पढ़ पाएंगे बिना कंफ्यूजन के। ओके, तो देख लेते हैं भाषा बोध में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो हमारे जो सिलेबस में एमपी बोर्ड के और जो हमारे पेपर में आने वाले हैं टॉपिक हुए, पहले हमें शब्द पढ़ना है। शब्द कौन से? केवल 3 शब्द हमें पढ़ना है। शब्द कई प्रकार के होते हैं लेकिन 3 हमें शब्द पढ़ना है। क्षेत्रीय शब्द क्या होते हैं, तकनीकी शब्द और निपात शब्द, ये 3 आपको शब्द पढ़ना है। यहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा, यहाँ से जरूर पूछा जाता है। अब देखिए, अब आप कहेंगे इंपॉर्टेंट सर बता दिए। जब 300 फिक्स हमारे क्या है शब्द हैं, एक क्षेत्रीय शब्द, एक तकनीकी शब्द, निपात शब्द। ओके, तो इसमें अब क्या इंपॉर्टेंट तीनों का एक लाइन की परिभाषा है, उदाहरण पढ़ लेंगे अपन। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें तैयार करना है सही शब्द युग्म एवं उनके प्रकार। ओके, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बाकी मैं आपको एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में समझाऊंगा, तो आपको क्या है चिंता बिल्कुल नहीं करनी होगी। दूसरा आपका है शब्द युग्म एवं उनके प्रकार। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है वाक्य परिवर्तन एवं प्रकार, अर्थ व रचना के आधार पर। इन टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। चौथा टॉपिक इसमें आपका रहने वाला है वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। 5वां टॉपिक रहने वाला है आपका इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां, फिर राष्ट्रभाषा राजभाषा, फिर भाव परिवर्तन, सार संक्षेपण, अनुच्छेद लेखन। ये आपके भाषा बोध में आपके टॉपिक रहते हैं जो एमपी बोर्ड के पेपर में आपके पूछे जाने वाले हैं भाषा बोध के सेक्शंस। ओके, तो इसी से आपके 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। इसमें आपका भाषा बोध से एक 2 नंबर क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर क्वेश्चन आता है, साथ ही अब बाकी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं। तो क्रम से मैं आपको पूरा टॉपिक आपको समझा दूंगा। ओके, ये आपका इस वीडियो में हम क्या है सभी के टॉपिक समझ लेंगे, ये भी आपको समझा दूंगा। शब्द युग्म में वाक्य परिचय एवं प्रकार भी हो जाए, मुहावरे, लोकोक्ति, राष्ट्रभाषा राजभाषा, ये सब मैं सब समझा दूंगा। ओके, आपका जो वाक्य शुद्धिकरण भाव वाक्य परिवर्तन है, इससे प्रश्न उत्तर नहीं बनते। इससे क्या बनता है सीधे हाँ बनते हैं, लेकिन किस प्रकार से बनते हैं कि आपको क्या है कोई अशुद्ध वाक्य दे दिया, कहा जाएगा शुद्ध करो। ओके, या कोई वाक्य दिया उसे मिश्रित वाक्य बनाओ, सरल वाक्य बनाओ, इस प्रकार से इसमें आते हैं। ओके, तो इनकी हम क्या अलग से वीडियो बना के इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये प्रैक्टिस से करेंगे 3 नंबर का इसमें अक्सर इससे क्वेश्चन आया करता है, तो इसको हम प्रैक्टिस से नेक्स्ट अलग से वीडियो देख लेंगे, बाकी सब टॉपिक कवर करा दूंगा। ओके, तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको टाइप मैंने इसके आंसर सब तैयार किए हैं, तो हम देख लेते हैं। ओके, तो मैं आपको टाइप बेहतरीन तरीके से दिखाने वाला हूं, चलिए देख लेते हैं। तो भाषा बोध का हम सेक्शन देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो मैंने लिख दिया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब आपको टॉपिक के टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा और उससे जो क्वेश्चन बनने हैं वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो महा मैराथन होने वाली है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि हम ऐसा क्यों लिख दिया 100% इसलिए कह देता हूं, जब मैं आपको एमपी बोर्ड का जितना सिलेबस है पूरा कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। ओके, तो इसलिए आपको क्या पूरा तैयार कर लेना है। तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। ओके, मतलब सफलता क्या है एक बंद हुई है। ओके, बंद है दरवाजे में है, लेकिन उसके अगर हमें उस दरवाजे को खोलना है सफलता के दरवाजे को, तो केवल और केवल 2 चाबी से खुलेगी। एक तो क्या है कठिन परिश्रम, दूसरा है दृढ़ संकल्प। ओके, लगातार मेहनत करना है। ओके, लगातार मेहनत करिएगा दृढ़ संकल्प होकर, तो आप क्या है सफलता यानी अपने 95% के स्कोर को आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम क्या है क्रम से टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिस प्रकार से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहले हमें शब्द पढ़ना है। ओके, तो क्रम से पढ़ेंगे हम शब्द। ओके, पहले हमें पढ़ना है क्षेत्रीय शब्द। क्षेत्रीय शब्द पढ़ लेते हैं। क्षेत्रीय शब्द आखिर होते क्या है? ओके, तो ऐसे शब्द जो क्या है क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल आसान है नाम, ये क्षेत्रीय शब्द मतलब जो क्या है क्षेत्र में बोले जाए, हमारा जो एरिया है हमारा क्षेत्र है उसमें बोले जाए वो हमारा क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। उदाहरण झोला, लुटिया, डिबिया, आपका थैला हो जाता है, लुटिया, लोटा, सब अपने देहाती शब्द भी कह देते हैं अपने, ये सब वही आपके होते हैं क्षेत्रीय शब्द। सांकर, अंगोछा, तौलिया, झाड़ू, पोंछा, ओके, टांग, ये सब आपके क्या है ये आपके क्षेत्रीय शब्द हो जाते हैं। ओके, तो बस आप सीख चुके हैं क्षेत्रीय शब्द। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा 2 नंबर पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट, क्षेत्रीय शब्द कैसे कहते हैं उसका क्या है उदाहरण दीजिए, बस आपको इतना लिख लेना है, कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको एक टॉपिक समझाते जाऊंगा। अब देख लेते हैं हम तकनीकी शब्द। ओके, तो तकनीकी शब्द हमारे क्या कहलाते हैं कि किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग
मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए कहलाता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ये आपकी तकनीकी शब्द की परिभाषा। इतना आपको तकनीकी शब्द की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो क्या है फिक्स हैं, जो फिक्स हैं आपके कि उसी जब उस टॉपिक की बात होगी तभी उन्हें प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण की बात तभी होगी जब हम क्या फिजिक्स पढ़ेंगे, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक शास्त्र का विषय पढ़ेंगे, तभी क्या गुरुत्वाकर्षण की बात होने वाली है। ओके, यज्ञ जब आसन कर्म ये सब कब बात होगी, जब हम क्या धर्म की बातें करेंगे, क्योंकि धर्म संबंधित या धार्मिक कृत्य की बात होगी तब जब यज्ञ ओके हवन ये सब आपके शब्द यूज होंगे। तो आइए समझ चुके होंगे कि ऐसे शब्द जो उसी एरिया के लिए उपयोग करते जाते हैं तकनीकी शब्द कहलाते हैं। परिभाषा आपकी ये हो जाती है। साथ ही क्या इन्हें क्या परिभाषित शब्द भी कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया जाता है कि यह तकनीकी शब्द को और किस नाम से जाना जाता है, तो परिभाषित शब्द के नाम से जाना जाता है। वास्तव में तकनीकी शब्द क्या है, अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द से हिंदी का पर्याय। ओके, उदाहरण के लिए आपको लिख देना है कि भौतिक शास्त्र में प्रयुक्त शब्द गुरुत्वाकर्षण, वेग त्वरण ये सब क्या है आपके तकनीकी शब्द हैं। और धार्मिक कृत्यों में आपका यज्ञ जप आसन ये आपका क्या है तकनीकी शब्द है। तो आप सीख चुके हैं तकनीकी शब्द। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे निपात शब्द किसे कहते हैं। पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा आपका तकनीकी शब्द की परिभाषा उदाहरण लिखिए। निपात शब्द है तो निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण लिखिए। केवल इसी प्रकार से आपसे बनने वाला है क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं बनता। ओके, निपात शब्द क्या कहलाता है, एक एक लाइन की सबकी परिभाषा है। वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात शब्द कहलाते हैं। मतलब सीधा है वे शब्द, अगर हम किसी निपात शब्द को किसी वाक्य में हम यूज कर देते हैं शब्द के बाद तो ये बल देने का उपयोग किए जाते हैं। ओके, जैसे क्या है रमेश केवल पढ़ रहा है। ओके, तो केवल पढ़ रहा है तो इसमें केवल आपका हो जाएगा क्या है, इसमें आपका निपात शब्द। ओके, जैसे मैं आपको आगे बताऊं, जैसे यहाँ आपका मुझे भी किताब चाहिए, आपका नीचे दिया हुआ है मुझे भी किताब चाहिए। ओके, तो इसमें जो भी शब्द है वो आपका निपात शब्द है। ओके, ये आपका हो जाता है निपात शब्द। ओके, जैसे आपका क्या है तुम ही नहीं आए, तुम ही नहीं है, तो ये ही शब्द है जिसकी पहचान होती है, ही हो गया, भी हो गया, ये सब हो गया आपकी है निपात शब्द की पहचान होती है। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग क्या है बल देने के लिए। ओके, ऐसे शब्द जिनका उपयोग क्या है वाक्य में बल देने के लिए किया जाता है निपात शब्द कहलाते हैं। ओके, आइए समझ चुके होंगे ये आपकी निपात शब्द की परिभाषा हो जाती है। और आपको केवल एक उदाहरण लिख दिया, जैसे आपको लिख देना है मुझे भी किताब चाहिए, तो इसमें जो भी शब्द है वो आपका निपात शब्द है। बस आपको इतना लिख देना, इतना आपको डिटेल से नहीं समझाना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है पूरा अपना क्या है एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पूरा जो आपके सिलेबस के अनुसार आपका पहला टॉपिक हमारा शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टॉपिक हमारा शब्द योग एवं उनके प्रकार, इसे हम देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते होंगे। संयुक्त पहले तो इसमें आपका कैसे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेगा कि सब युग्म में शब्द युग्म की परिभाषा लिखी होगी। तो सब युग्म किसे कहते हैं, तो शब्द युग्म क्या है, जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या है शब्द युग्म कहते हैं। मतलब दो शब्दों को जब जोड़े के रूप में, जैसे हरे हरे, आते जाते, अस्त व्यस्त, इनका हम दो शब्दों का यूज कर रहे होंगे तो हम उन्हें उसे क्या कहेंगे सब युग। युग मतलब होता है जोड़ा, शब्द मतलब होता है शब्द। तो शब्द के जब दो शब्द के जब जोड़े में होंगे तो वो होता है आपका शब्द युग। नाम ही से सब परिभाषा निकल आती है आपकी। ओके, शब्द युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, शब्द मतलब होता है आपका शब्द। तो शब्द के जब जो जोड़े होते हैं वो नहीं कहते हरे हरे, आते आते, अस्त व्यस्त, ये सब आपके शब्द युग के उदाहरण। ओके, तो अगर आपसे पूछे यार पेपर में शब्द युग्म किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, परिभाषा और उदाहरण बताइए, तो आपका इतना हो जाता है। बस 2 लाइन का है, बिल्कुल शॉर्ट मैंने आपको सिलेक्टेड नोट्स आपको तैयार किए है, आसानी हो आपको पढ़ने में। ओके, जो आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है शब्द युग्म में आपसे भेद पूछे जा सकते हैं। तो शब्द युग्म में दोस्तों आपके क्या 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुनरुक्त, सजातीय, ओके, समानार्थ, विपरीतार्थ, ओके, समानार्थी, निरर्थक और निरर्थक। ओके, कम ही पूछे जा सकते हैं लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। शब्द युग्म में टॉपिक लिखा हुआ उसी प्रकार लिखे हुए हैं शब्द युग्म का। ओके, तो एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब पुनरुक्त शब्द पढ़ लेते हैं, क्या क्या होता है, एक लाइन में आपको समझ लेना। ओके, ज्यादा जोर नहीं देना है, एक बार पढ़ के आपको समझ जरूर लीजिएगा। ओके, पुनरुक्त शब्द भी कहलाते हैं जब किसी शब्द में 2 बार जोड़े में आए, 2 बार, जैसे धीरे धीरे, ओके, आते आते, खाते खाते, पीते पीते, मतलब 2 शब्द क्या जोड़े में आए। ओके, एक ही शब्द में से धीरे धीरे, गांव गांव। ओके, तो उन्हें क्या कहते हैं, पुनरुक्त कहते हैं। मतलब पुनरुक्त मतलब द्वारा उक्ति हो रही। ओके, जब हम किसी शब्द 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग करते हैं तो शब्द ऐसे युग्म क्या है, पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए धीरे धीरे, गांव गांव, आते आते, खाते खाते, जाते जाते, ये आपके। ओके, नेक्स्ट आ गया सजातीय या समवर्ती शब्द युग्म क्या है, जब किसी शब्द के युग्म समान जाति या समान वर्ग के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द ऐसे क्या है आपके सजातीय या समवर्गीय युग्म कहलाते हैं। जैसे पशु पक्षी, तड़के सवेरे, ये आपको याद कर लेना है। 2 आपको एग्जांपल और एक बार समझ लीजिएगा, रटिएगा नहीं, इनको समझ लीजिएगा। ओके, तो आप हो जाएगा। मैंने इनका क्या है आपको अर्थ, इनका आपको उदाहरण याद करिएगा तो आप परिभाषा अपने आप बनाकर भी लिख सकते हैं। समानार्थ क्या है, ऐसे शब्द इनका अर्थ समान हो गए जब किसी शब्द के युग्म का समान अर्थ के 2 शब्द, समान अर्थ का 2 शब्द हो गए। जैसे धन संपदा, धन का वही अर्थ है और संपदा की वही अर्थ है। तो मतलब ऐसे 2 शब्द का यूज कर रहे हैं जिनका अर्थ एक ही है, तो वहां हो जाएगा बस समान अर्थ। नाम ही है समान अर्थ शब्द युग्म, मतलब 2 जोड़ा ऐसे शब्दों का जोड़ा जिनका अर्थ समान हो गए, वो होता है आपका शब्द युग्म। एक बार आपको पढ़ना है, समझना है, इतना ज्यादा में जोड़ नहीं देना है। बाकी बार मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके टॉपिक में। हो गए,
लेकिन कम ही आता है, लेकिन आपको एक बार पढ़ के रखना है, ऑब्जेक्ट में से क्वेश्चन क्योंकि बनता है। ओके, नेक्स्ट है विपरीत अर्थ शब्द युग में कहलाते हैं, मतलब ऐसे दो शब्द आ जाए जिनका अर्थ उल्टा है, जैसे नया पुराना, उठना बैठना, दोनों का अर्थ उल्टा है। ओके, नया का विलोम पुराना, ओके, उठना का विलोम बैठना, जब दोनों अलग अलग हो, ओके, अर्थ अलग अलग हो तो आपका विपरीत अर्थ शब्द युग, ओके, नाम ही से सब क्या है पता चल जाता परिभाषा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सार्थक निरर्थक के शब्द युग, मतलब क्या है एक ऐसे दो शब्द हो जिसमें एक सार्थक अर्थ, जिसका एक अर्थ निकलता है, एक जिसका अर्थ निकलता है, जैसे आर पार। ओके, तो आर का तो आर और पार, जैसे थैला वेला, तो थैला का अर्थ तो उनको पता है, लेकिन बेला का है। ओके, तो ऐसा हो जाता है, रोटी सोटी जैसे बन कह देते हो, अभी सोटी क्या है, तो जो ऐसे शब्द हो जाते हैं वो आपके है सार्थक निरर्थक शब्द युग में कहलाते हैं। ओके, आइए समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपका निरर्थक शब्द युग में है जिनकी अर्थ ही नहीं निकले, अनाप शनाप, ये अनाप शनाप क्या बोल रहे हैं आप, तो ये अनाप शनाप है, तो इसमें दोनों का कोई अर्थ नहीं है, तो ये कहलाते हैं निरर्थक, मतलब ऐसे दोनों शब्द का यूज कर दिया जिनका दोनों खुद वास्तव में अर्थ नहीं है, एरा गहरा। ओके, तो ये सब आपको हो जाते हैं, तो एक बार समझने के लिए आप इसलिए बता दिया है क्योंकि इनसे क्या है आपके वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं। ओके, आई होप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम ये हमारा क्या है दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, शैवयुग एवं उनके प्रकार, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितना पूरा टॉपिक ही पढ़ा दिया है, तो इसे आपको पूरा समझ लिया हुआ। ओके, आगे हम देखेंगे अब वाक्य परिचय एवं प्रकार अर्थ के व रचना के आधार पर। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने कहा हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, तो हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस केवल 249 रुपए है, अभी कम समय है इसलिए आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या रहेगा, कंप्लीट आपको जितना भी पूरा क्लास 12 का मटेरियल है पूरा आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो फीस इसकी क्या है, केवल 125 रुपए है, 249 रुपए फीस है, 50% ऑफ चल रहा, तो अभी केवल 125 रुपए आपकी फीस है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे वाक्य परिचय एवं प्रकार। ओके, तो वाक्य परिचय एवं प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें दो प्रकार के होती है, एक रचना के आधार पर होते हैं हमारे वाक्य, एक अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। तो रचना के आधार पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, इसमें 2 नंबर का कि पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, नाम लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये आपको याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नाम क्या कौन कौन से, विधानार्थ, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, उपदेशात्मक, आज्ञार्थ, प्रार्थनार्थ, ओके, विस्मयादि और संदेश सूचक, ये 8 प्रकार के आपके क्या है अर्थ के आधार पर हो गए। तो ये आपको याद कर लेना, केवल इतना ही, आपको इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको तैयार कर लेना है। बाकी इनके परिवर्तन के लिए आता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वाक्य परिवर्तन और वाक्य शुद्धिकरण की 2 आपके हैं, दोनों की अलग से वीडियो बना दूं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस का काम रहेगा। ओके, उन्हें रटना नहीं, इनको थोड़ा रटना पड़ता है, इसलिए मैं आपको वो टॉपिक कवर कर रहा हूं। तो इन्हें आपको तैयार करना है। ऑब्जेक्ट में अक्सर आया करता है कि बताइए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार, याद कर लीजिएगा। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 8। ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ में क्या है आ से स्टार्ट होता है, 8 को जब लिखेंगे तो वही 8 से स्टार्ट होता है, अर्थ से 8 मतलब अर्थ में होते हैं 8। जब अर्थ में 8 होते हैं तो रचना में 3 होंगे, इस प्रकार से आप याद करके रखिए हुए। और रचना में क्या है 3 शब्दों से बना र चिन्ह, मतलब 3 होंगे, इस प्रकार से आप समझ के रखिएगा। ओके, तो अपने ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। वाक्य परिवर्तन के कुछ आते हैं टॉपिक, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे बताया जाता है कि राम ढोलक बजा रहा है, तो इसका निषेधात्मक राम ढोलक नहीं बजा रहा है। ओके, प्रश्नवाचक क्या राम ढोलक बजा रहा है, तो ये इस प्रकार से आते हैं, अलग से वीडियो बनाकर उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य परिवर्तन। तो वही मैं आपको वाक्य परिवर्तन ही बताया, वही वाक्य परिचय में आ जाता है। तो वाक्य परिवर्तन क्या कहलाता है कि क्या है, आप जा रहे हैं, तो इसका निषेधात्मक आप नहीं जा रहे हैं। अगर मैं पूछूं प्रश्नवाचक तो आप क्या आप जा रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका वाक्य परिवर्तन। ओके, वाक्य शुद्धिकरण में क्या होता है, जैसे महादेवी वर्मा जी एक विद्वान महिला है, तो ये आपके अशुद्ध है। ओके, इसको शुद्ध करेंगे तो महादेवी वर्मा एक विदुषी महिला है, क्योंकि जब क्या है स्त्रीलिंग में विदुषी आता है। ओके, तो ये आपके अशुद्ध शब्द है, तो इनकी मैं पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो प्रैक्टिस करा दूंगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसे 3 नंबर में, तो इनकी अलग से इन दोनों की प्रैक्टिस करा दूंगे। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे लोकोक्ति और एवं मुहावरे। ओके, चलिए इसे पढ़ लेते, इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे को पढ़ लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं लोकोक्ति, आपको दो टॉपिक इसमें तैयार करना है। लोकोक्ति क्या है, मुहावरे क्या है, ये तैयार कर लीजिएगा, साथ ही लोकोक्ति और मुहावरे बनता तैयार कर लीजिएगा। बस 2 ही टॉपिक प्रश्न बनते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो हम देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्ति। पहले हम समझ लेते हैं लोकोक्ति। ओके, लोकोक्तियां क्या होती हैं, लोक धन उक्ति। ओके, लोक धन उक्ति तो लोकोक्ति कहते हैं, नाम ही से लोक धन उक्ति। लुक्ति मतलब कहना, लोक मतलब लोगों द्वारा, लोग द्वारा कही वो उक्ति को हम क्या है लोकोक्ति कहते हैं। जनसाधारण मतलब जनसाधारण लोगों के द्वारा, जनसाधारण द्वारा प्रचलित लोकप्रिय उक्ति को क्या हम लोकोक्ति कहते हैं। अर्थ क्या है, आप शब्द से अर्थ निकालना चाहिए। लोकोक्ति, लोग मतलब लोग। ओके, और उक्ति मतलब जो कथा ने कह रहे हैं, तो जो लोग जनसाधारण हैं, जनसाधारण लोग हैं, उनके बीच प्रचलित है उक्ति है, उसे या कथा है, उसे हम क्या लोकोक्ति कहते हैं। आपको लोकोक्ति परिभाषा याद हो जाती है।
इसका प्रयोग हम क्या है उपालंब देने, व्यंग करने या मीठी चुटकी देने, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो आप तैयार कर सकते हैं। बाकी उदाहरण आपको तैयार कर लेना है, परिभाषा मैंने बताई दी है, उदाहरण आपको तैयार करना है। जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज के लिए चली, इस उक्ति का आशय है चोरी करने के पश्चात अच्छाई करने का ढोंग करना, ये आपका हो जाता है। तो ये आपका इस प्रकार से उदाहरण आपको तैयार कर लीजिएगा। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं, मुहावरे जब कोई वाक्यांश अपना असली अर्थ छोड़कर किसी लाक्षणिक अर्थ का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या है मुहावरे की संज्ञा देते हैं। मुहावरे लोगों की परिभाषा याद कर लीजिएगा। ओके, मुहावरे जिस रूप में प्रयोग होते हैं उसी रूप में रहता है, अन्यथा भाषा का प्रभाव उत्पादन समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अंधे की लाठी, इस मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा होता है। ओके, तो आपने मुहावरे की परिभाषा और आपको एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा, और इसके बाद दोस्तों आप क्या अंतर तैयार कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक भी आपको क्या है भाषा बोध से कंप्लीट हो जाएगा। अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर आता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका, याद कर लीजिएगा। ये आपको अंतर दिया है, बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो मुहावरे हैं वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति क्या है पूर्ण होती है। ओके, मतलब ये क्या है एक टुकड़ा होता है, जबकि ये अपने आप में पूर्ण होती है। ओके, मतलब अगर क्या है केवल लोकोक्ति को लिख देते हैं तो वो आपकी पूर्ण मानी जाएगी, जबकि मुहावरे को केवल लिख अंधे की लाठी, तो इसका मतलब नहीं पता चलेगा। जब हम लिखेंगे कि क्या है राम श्याम का क्या अंधे की लाठी के समान है, तो इस प्रकार से आपका पूर्ण माना जाएगा। तो अब मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति पूर्ण होते हैं। ओके, रटना है थोड़ा, आप रट लीजिएगा। जो मुहावरे हैं वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते। ओके, जबकि लोकोक्ति क्या है पूर्ण स्वतंत्र होती है। ओके, नेक्स्ट है मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करते हैं। मतलब ये सिंगल अगर रहते हैं तो ये अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन अगर ये किसी पूर्ण वाक्य के साथ जुड़ जाएंगे तब इनका अर्थ निकलेगा। जबकि क्या है लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं हो, मतलब इसे सिंगल भी छोड़ दिया तो भी अपना यह अर्थ निकाल देगा। ओके, ये आपका बताया जा रहा है। नेक्स्ट है मुहावरे अंत में होते हैं, किंतु सभी मुहावरे में क्या है क्रिया आवश्यक नहीं है। जबकि क्या है लोकोक्ति में क्रिया कभी प्रारंभ में रहती है तो कभी मध्य में होती है तो कभी क्या है अंत में होती है। ओके, 4 मैंने आपको अंतर बताए हैं, कोई भी 3 अच्छे से अंतर याद कर लीजिए। ओके, आपको मैं तो कहूंगा चारों याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति वाला 3 नंबर में आता है। अब 3 नंबर में आता है तो 3 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो कम से कम 4 से 5 आपके मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर तैयार कर लीजिएगा। एक आध दो और अपने आपको आसान मिले तो अपनी तरफ से कर लीजिएगा, 2-3 तो मैंने आपको आसान बताई दिए, याद अच्छे से कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है मुहावरे और लोकोक्ति वाला टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया, जिसमें आपको क्या है दोनों की परिभाषा अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक देखें राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ओके, तो इससे में आपको क्या है इसमें भी आपको क्या है राजभाषा की विशेषताएं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा, 2-2 ठो, और क्या है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर तैयार कर लिया। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं आपको सिलेबस बार बार दिखाते जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपको कुछ जाने वाला नहीं है। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ओके, तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा देख लेते हैं। तो आपको पहले राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा और राजभाषा की 2 विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं विशेषता 2 मैंने लिखी है आसान। राजभाषा की विशेषता क्या है? राजभाषा की विशेषता है कि राजभाषा किसी भी देश के राजकीय कामकाज की भाषा है, देश के राजकीय। ओके, राजभाषा मतलब राजकीय, राजभाषा मतलब राजकीय, मतलब ऐसी भाषा जो राजकीय कामकाज में आए वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। मान लो कोई भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें अगर राजभाषा का दर्जा दे दिया जाए तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। ये बताया जा रहा है। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं, तो राष्ट्रभाषा क्या है विकसित होती है, साथ ही क्या है देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, मतलब बहुत लोगों द्वारा बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र की भाषा भी पूरे देश की भाषा होती है, इसलिए ये क्या है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो ये आपकी 2 विशेषताएं आपको तैयार कर लेनी होगी। अब दोस्तों हम देखेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। ओके, साथ ही आगे और इसकी पर दी हुई है आपकी विशेषताएं, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आपकी क्या है राष्ट्रभाषा की आपकी विशेषताएं दी हुई, और नहीं भी अगर याद करना चाहें तो फिर आप क्या अंतर तैयार करेंगे तो आपकी विशेषता अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। ओके, तो ये आप क्या अंतर तैयार कर लीजिएगा, विशेषता तैयार करें ना करें चल जाएगा, आप अंतर तैयार कर लीजिए, उसी से आपकी विशेषताएं बन जाएंगी। ओके, तो हम देख लेते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। ओके, क्रम से तो राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या है, राज मतलब राज्य भाषा, राजभाषा नाम ही है, मतलब जो राज्य की भाषा हो राजभाषा, राष्ट्रभाषा मतलब देश की भाषा हो, राष्ट्र मतलब देश की भाषा हो, और आपकी राष्ट्रभाषा होती है। ओके, वही लिखा हुआ है। पहला आपको अंतर लिखना है, राजभाषा किसी राज्य विशेष की भाषा होती है तथा राज्य अलग अलग भाषाओं को अपनाता है। हर राज्य की थोड़ा अलग अलग भाषा है। ओके, नेक्स्ट है आपके सी राष्ट्रभाषा में, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भाषा होती है, यह पूरे राष्ट्र द्वारा अपनाई जाती है। ओके, राष्ट्रभाषा को क्या है अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब राष्ट्रभाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि राजभाषा को हम क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त करते हुए। राजभाषा अखबार, रेडियो और टीवी की भाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा समाचार पत्रों की भाषा होती है। राजभाषा शासन और जनता द्वारा स्वीकृत होती है, राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। ओके, राजभाषा राज्य की शिक्षा का माध्यम होती है, और राष्ट्रभाषा पूरे देश में शिक्षा का माध्यम होती है। तो ये आपका दिया हुआ है राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर। तैयार कितने आपको पॉइंट करना है, 3 नंबर का आपका रहने वाला, 2 नंबर क्वेश्चन है 2 पॉइंट, 3 नंबर में 3 पॉइंट आपको लिख देना। ओके, 3 से ज्यादा नंबर कहां का नहीं, तो इसलिए आपको 4 याद कर लीजिएगा, कम से कम आप 3 पेपर में लिख पाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं, ये अपना कंप्लीट हुआ था राष्ट्रभाषा और राजभाषा में टॉपिक।
राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आप अंतर तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी है विशेषता भी आपकी सही से तैयार हो जाएंगी। संक्षेपण वाला आप देख लेते हैं, संक्षेपण वाला टॉपिक। तो आपको क्या है अक्सर संक्षेपण करने के लिए आता है, ओके। अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा संक्षेपण कैसे करते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर इससे क्या बनता है, इसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्षेपण की विशेषता लिखिए। मतलब जब भी हम संक्षेपण करते हैं किसी भी टॉपिक का, ओके, किसी भी गद्यांश का या गद्यांश का, तो हमें कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए, ओके। तो एक अच्छे और सटीक संक्षेपण के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। 3 विशेषताएं आपको याद कर ली। पहला है पूर्णतया, संक्षेपण को स्वयं में पूर्ण होना चाहिए, यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आवश्यक विचार न छूट जाए। आवश्यक अनावश्यक विचारों की पहचान निरंतर अभ्यास से ही क्या संभव, ये पहली विशेषता हो जाती है। दूसरी है संक्षिप्तता, ओके। नामीय संक्षिप्तता मतलब संक्षेपण का यह प्रधान गुण है। सामान्यतः संक्षेपण मूल 1/3 होना चाहिए। मतलब जितना भी लाइन दी, मान लो आपकी क्या है 3 लाइन दी है, तो उसका अगर संक्षेपण करने तो केवल 1 लाइन में आपको करना है, ओके। नेक्स्ट आपके स्पष्टता, इसमें लिखे गए विचारों और भाव स्पष्ट होने चाहिए। संक्षेपण ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या है मूल भाव संक्षिप्त करते समय क्या है स्पष्टता बनी है। शुद्धता, संक्षेपण के भाव और भाषा शुद्ध होनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी 6 मैंने आपको क्या है विशेषताएं आपको दी हैं आपकी संक्षेपण की। कोई भी आपको क्या है 3 से 4 याद कर लीजिएगा, ओके। अब देख लेते हैं भाव पल्लवन। संक्षेपण कैसे करना है मैं आपको अलग से बता दूंगा, ओके। तो आप देख लेते हैं भाव पल्लवन। भाव पल्लवन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको बनता है कि भाव पल्लवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो हमें क्या है आपको 2-3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। पहला क्या है, दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ें और उसके अंतर्गत समाहित भाव को समझें, यह करना चाहिए। दूसरा है उस भाव को सरल सुबोध और सरल भाषा शैली में 5 से 6 लाइन में व्यक्त कर देना चाहिए। समझाने या स्पष्टीकरण के लिए क्या है समुचित उद्धरण भी दे सकते हैं, ओके। तो ये आपको क्या है 3 निर्देशों का पालन करना चाहिए भाव पल्लवन करते समय। हो जाता है क्योंकि कमी आता है डायरेक्ट क्या भाव पल्लवन के लिए आ जाता है। जैसे आपके पेपर में आए साहित्य समाज का दर्पण है, ये लिख के आ गया, इसका क्या है भाव पल्लवन कीजिए, ओके। तो भाव पल्लवन को आपको क्या है एक बार जितना भी आपका दिया हुआ है आपको क्या है पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपसे बन जाएगा, ओके। 4-5 लाइन आपको कोई भी आपको लाइन दी हुई इसके बारे में आपको 4 से 5 लाइन लिखना है। तो उस लाइन के मतलब क्या है, ओके। तो ये आपका दिया है साहित्य समाज का दर्पण, इस प्रकार से पूरा समझाया गया है। इसलिए शॉर्ट लिख सकते हैं कि उसके बारे में किस प्रकार से बताया है। साहित्य एवं समाज का घनिष्ठ संबंध है। समाज की धरातल पर ही क्या है पर ही साहित्यकार साहित्य की रचना करते हैं। इस प्रकार से आपको क्या है एक बार पढ़ के जाइएगा। जब आप क्या है 6 से 7-10 टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाव पल्लवन कैसे करते हैं और उससे टॉपिक भी आपके तैयार हो जाएंगे, ओके। अलग से टॉपिक नहीं बनता है, जो आपकी गाइडों में लगभग दिए रहते हैं वही टॉपिक आते हैं। ये हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये टॉपिक दिया है तो इसका इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर है ईश्वर किसी धर्म या जाति का नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया कि पेपर में इस प्रकार से आपको एक लाइन दे दी जाती है, उसके बारे में आपको क्या है 3 से 4 लाइनें डिटेल से आपको बतानी पड़ती है, ओके। मतलब एक लाइन को आपको क्या 3 लाइन बनाना पड़ता है, ये आपका रहता है भाव पल्लवन, ओके। नाम ही रहता है तो उसके बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पता है तो आप 3 से 4 लाइन लिख लेते हैं, ओके। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपके जो गाइडों में आपके दिए हुए हैं, ओके, इन सबको आपको पढ़ लेना है। एक बार देख लीजिए जिस प्रकार से दिया साहित्य समाज के दर्पण है, दूल के ढोल सुहावने होते हैं, ईश्वर किसी धर्म या जाति का नहीं होता है, कविता कोमल हृदय की चीज है, बेर क्रोध अचार का मुरब्बा है। इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। भगवान घर में देर है अंधेर नहीं, ओके। इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं टॉपिक, तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। और इसी प्रकार से आपको क्या है जब उसका आप उस लाइन का अर्थ निकालना जानते होंगे तो आप क्या है 3 से 4 लाइन लिख दीजिएगा, भाव पल्लवन आपका हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए, शब्द आपके करा दिए, शब्द योग में करा दिए हैं, ओके। वाक्य परिचय एवं प्रकार भी करा दिए हैं। वाक्य का शुद्धिकरण और वाक्य परिवर्तन, तो उसके लिए अलग से मैं आपको प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा, तो प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सीरीज बनेगा तो वो आपको मैं करवा दूंगा। मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा बता दी, भाव पल्लवन, संक्षेपण बता दिया है, ओके। अनुच्छेद लेखन आपको क्या है मतलब जो आपके टॉपिक निबंध जैसा आपका होता है वही आपका रहता है। अनुशासन आ गया तो चाहे 4 से 5 लाइन में आपको अनुशासन के बारे में बता दीजिएगा, ओके। आपका टेक्नोलॉजी संबंधित आ गया, कंप्यूटर संबंधित अनुच्छेद लेखन आ गया, ओके। समाज के संबंधित आ गया, ओके। या फिर आपको पर्यावरण प्रदूषण से भी आ गया, कोई भी वही निबंध का ही रहता है, बस आपको 4 से 5 लाइन में आपको अनुच्छेद लेकर लिखना है, ओके। कम ही आता है क्योंकि अब निबंध रहता है तो आपको ये कम आता है। बाकी आपको अगर पूछा जाता है कोई भी टॉपिक में 3 से 4 लाइन लिख दी तो अनुच्छेद लेखन हो जाता है, मतलब निबंध की तरह ही रहता है। तो ये आपके टॉपिक इसी बार रहते हैं। तो अब आपका रह जाता है वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य परिवर्तन, अलग से वीडियो लाकर मैं आपको समझा दूंगा, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक आपको करा दी है भाषा बोध में, ओके। तो कोई भी आपको क्या है डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।